नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। और सबसे पहले आपको बता दूं कि आज पाठशाला में क्या क्या है और कौन कौन सी क्लास लगेगी। राहुल, ममता, अखिलेश, उद्धव, मोदी विरोध में ऑपरेशन सिंदूर पर ऐसा बवाल जो आपने सोचा ना हो। पाकिस्तान से भिड़ते पीएम मोदी के लिए राहुल गांधी ने अब वो कह दिया है कि सुनकर सब चौंक गए। भारत ने मारा ज्यादा, बताया कम। पाकिस्तान के वो खुफिया पेपर जिससे बड़ा खुलासा हो गया, आज उसके बारे में बताऊंगा। पाकिस्तान में एक और रहस्यमयी मौत, हाफिज सईद और मसूद अजहर का काल आ गया है क्या? जेल तोड़कर भागे कैदी, बलूचिस्तान में नया बवाल, पाकिस्तान के हाथ से मामला निकल गया है क्या? बकरीद पर कुर्बानी को लेकर बड़ा बवाल, सीएम योगी और बाबा बागेश्वर ने कैसे मामला टाइट कर दिया, आज आपको यह भी दिखाऊंगा। राम मंदिर में एक और प्राण प्रतिष्ठा की भव्य तैयारी, वो ग्राउंड रिपोर्ट लेकर आया हूं अयोध्या से जो मन गदगद कर देगी। और पहले हाथापाई फिर कार से उड़ाया, सड़क पर लड़ाई का वो कांड जिसे देखकर रूह कांप जाएगी, आज वो भी लेकर आया हूं। लेकिन सबसे पहले दिन भर की बड़ी खबरों का रिवीजन, उसके बाद पहला चैप्टर। संसद के मॉनसून सत्र में जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव लाया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू सभी पार्टियों से जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पर चर्चा करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने जस्टिस वर्मा के सरकारी बंगले में कैश मिलने के मामले में उनके खिलाफ महाभियोग की सिफारिश की है। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में राजस्थान से गिरफ्तार शकूर खान को 7 दिन के लिए पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। शकूर खान राजस्थान सरकार के पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता साले मोहम्मद का पीए रह चुका है। पूछताछ में पता चला है कि शकूर खान भी ज्योति मल्होत्रा की तरह पाक उच्चायोग में अफसर रहे दानिश के संपर्क में था। जांच में शकूर खान के आईएसआई एजेंट से बातचीत के सबूत भी मिले। यूपी में योगी सरकार ने अग्निवीरों को बड़ी सौगात दी है। यूपी पुलिस और पीएसी की भर्ती में पूर्व अग्निवीरों को 20% रिजर्वेशन मिलेगा। इसके साथ ही पूर्व सैनिकों की तरह अग्निवीरों को भी एज लिमिट में 3 साल की छूट दी जाएगी। आज हुई योगी कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। राहुल गांधी ने आज से मध्य प्रदेश में कांग्रेस के मिशन 2028 की शुरुआत कर दी, जिसके लिए राहुल गांधी ने भोपाल में कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान को लॉन्च किया। इस अभियान का मकसद साल 2028 में मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी और संगठन को मजबूत करना है। अपने 5 घंटे के दौरे में राहुल गांधी ने 5 बैठकों में हिस्सा भी लिया। रूस यूक्रेन जंग के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का बड़ा बयान सामने आया है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि वो रूसी राष्ट्रपति पुतिन से मिलने के लिए तैयार हैं। यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा कि बैठक में उनके शामिल हुए बिना सीजफायर संभव नहीं होगा। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने पुतिन, ज़ेलेंस्की और ट्रंप को एक साथ बैठक में आने का प्रस्ताव दिया है। तो ये हो गया दिन भर का रिवीजन। अब पाठशाला की पहली क्लास। राहुल, ममता, अखिलेश, उद्धव, मोदी विरोध में ऑपरेशन सिंदूर पर ऐसा बवाल जो आपने सोचा ना होगा, आज वो दिखाने जा रहा हूं। पाकिस्तान से भिड़ते पीएम मोदी के लिए राहुल गांधी ने ऐसा क्या कह दिया कि सब चौंक गए। भारत ने मारा ज्यादा, बताया कम। पाकिस्तान के वो खुफिया पेपर जिससे बड़ा खुलासा हो गया है, सबसे पहले उसके बारे में बताता हूं। ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान और उसके आतंकियों को ही जख्म नहीं दिए हैं, बल्कि भारत के अंदर की पॉलिटिक्स में कई लोगों को अंदर तक छलनी कर दिया है। भारत की तरक्की से चिड़े बैठे दुनिया के बड़े बड़े देशों को हिलाकर रख दिया है। और इसलिए पीएम मोदी और आज का नया भारत सबकी आंख में खटक रहे। दुनिया के बड़े बड़े देश जो खुद को बहुत तुर्रम खान समझते थे, ताकतवर समझते थे, वो भारत की जबरदस्त ताकत देखकर दंग रह गए। और ये सारे देश नरेंद्र मोदी से चिड़े बैठे हों तो कोई आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि जहां वो 1-2% की इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हासिल कर पा रहे, भारत ने पिछली तिमाही में 7% से ज्यादा का ग्रोथ रेट हासिल किया है। और यहां भारत की मिलिट्री पावर देखकर उनके पसीने छूट रहे हैं। सो अलग भाई, मोदी ऐसे ऐसे हथियार खुद भारत में बनवा रहे हैं कि इन बड़े बड़े देशों की दुकानें बंद हो जाएंगी। तीसरी बात यह है कि इन बड़े बड़े देशों के लिए अब भारत वो देश नहीं रह गया जो पहले जाकर इनके पास दुखड़ा रोता था या बताता था कि पाकिस्तान ने ये कर दिया, वो कर दिया। अब भारत खुद दुनिया को बताता तो है कि पाकिस्तान देखो 2 कौड़ी का देश है, लेकिन पाकिस्तान को ठोकना कैसे है, उसके अंदर के आतंकियों को सजा कैसे देनी है, इसमें पूछा पाछी का खेल अब भारत में नहीं चलता है। बता देते हैं मार के कि हम मार दिए। भारत अब खुल्लम खुल्ला ऐलान करके पाकिस्तान को ठोकता है और इसे नरेंद्र मोदी ने न्यू नॉर्मल बना दिया है। यही करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर को जो कामयाबी मिली, उसने भारत का कद बढ़ा दिया।
देश की राजनीति में नरेंद्र मोदी का कद और ऊंचा कर दिया। और यही बात भारत में उन लोगों को चुभ रही है जिनका काम ही सिर्फ नरेंद्र मोदी का विरोध करना है। कितने राफेल गिरे से लेकर ऑपरेशन सिंदूर को फेल बताने तक का सियासी कांड करने वाले अब कह रहे हैं कि पीएम मोदी को ऑपरेशन सिंदूर पर विशेष सत्र बुलाना चाहिए संसद का। इसके लिए आज इंडी गठबंधन ने एक मीटिंग रखी। मीटिंग में 16 दलों ने पीएम मोदी को लेटर लिखकर विशेष सत्र बुलाने का प्रेशर बढ़ाया। इस मीटिंग का एक मकसद विपक्ष की एकता का शक्ति प्रदर्शन भी था, लेकिन विपक्ष की एकता में सेंध लग गई। ऑपरेशन सिंदूर पर विपक्षी बटा नजर आया। लेकिन इनको विशेष सत्र किस बात का चाहिए? क्या वहां संसद में खड़े होकर पूछना है कि राफेल गिरा है कि नहीं गिरा है? वहां संसद के अंदर बयान चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर पर इसी राजनीति का चैप्टर आज पाठशाला में खोल रहा हूं। विपक्ष की इस पॉलिटिक्स के बीच पीएम मोदी कौन सा ऐसा काम करने लगे हैं जिसकी चर्चा होनी चाहिए, वो भी आज आपको बताऊंगा। पीएम मोदी ऐसा क्या करने वाले हैं जो पाकिस्तान के आतंकियों को बड़ा मैसेज देगा? मोदी विरोध में ऑपरेशन सिंदूर के बाद से अजीबोगरीब सवाल पूछ रहे राहुल गांधी को अब किसने एक्सपोज कर दिया है, आज ये सब पहले चैप्टर में दिखाऊंगा। लेकिन जो पॉलिटिक्स हो रही है उसकी झलक देखिए एक बार। विशेष सत्र को लेकर क्या राजनीति चल रही है इसके बारे में आगे विस्तार से बताऊंगा, लेकिन पहले देख लीजिए कि राहुल गांधी की क्या अलग ही पॉलिटिक्स चल रही है। राहुल गांधी पहले पूछ रहे थे कि कितने विमान गिरे भारत के, ये बताओ। अब राहुल गांधी कह रहे हैं कि ट्रंप का फोन आया और नरेंद्र मोदी ने सरेंडर कर दिया। सोचिए, ये बात राहुल गांधी तब कह रहे हैं जब आज ही खुद भारतीय सेना के सबसे बड़े अधिकारी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस ने ऑपरेशन सिंदूर पर यह नई बात बताई कि पाकिस्तान 48 घंटे युद्ध लड़ने का मन बनाए बैठा था। 8 घंटे में, मात्र 8 घंटे में भारतीय सेना ने पाकिस्तान को ऐसा धुआं किया कि 8 घंटे में पाकिस्तान सरेंडर करने के लिए गिड़गिड़ाने लगा। पाकिस्तान से आज ऐसी रिपोर्ट भी आई कि भारत ने मारा ज्यादा है और बताया कम है, जो मैं आपको पाठशाला में बार बार बता रहा था कि भारत मार ज्यादा रहा है, बता कम रहा है, ताकि दुनिया में आंसू बहाता हुआ पाकिस्तान विक्टिम ना बन जाए। इस रिपोर्ट के बारे में आगे आपको बताऊंगा। पहले सुनिए राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कैसी भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं। बीजेपी आरएसएस वालों को अब मैं अच्छी तरह जानता हूं। इन पर थोड़ा सा दबाव डालो, थोड़ा सा धक्का मारो, डर के भाग जाते हैं ये लोग। जैसे उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, कहा मोदी जी क्या कर रहे हो? नरेंद्र सरेंडर, और जी हजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया। आजादी के समय से सरेंडर वाली चिट्ठी लिखने की आदत है। 1 सेकंड में थोड़ा सा दबाव पड़े, भैया ये लो। हाँ, तो ये इनका कैरेक्टर है। कांग्रेस पार्टी सरेंडर नहीं होती है। कांग्रेस पार्टी सरेंडर नहीं होती है, वो सीधे खत्म हो जाती है। इसलिए पिछले 3 चुनाव से खत्म मामला चल रहा है इनका, देश भर में खत्म होते जा रहे हैं, और वो राहुल गांधी की इसी पॉलिटिक्स की वजह से हो रहे हैं। उनके पास थरूर जैसे अच्छे नेता हैं, सलमान खुर्शीद जैसे नेता हैं जो देश का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने राहुल गांधी को आगे कर रखा है। चाहे कुछ भी अनाप शनाप बोले, इनको यह भी नहीं समझ में आ रहा कि दुनिया कह रही है कि भारत ने बहुत मारा पाकिस्तान को, लेकिन इनको यह साबित करना है कि भारत के प्लेन गिरे, इनको यह साबित करना है कि भारत ने तो सरेंडर किया। सरेंडर पाकिस्तान ने किया, यह इनसे सुना नहीं जा रहा है। प्लेन पाकिस्तान के कितने गिरे, यह इनसे पूछा नहीं जा रहा है। पाकिस्तान को कितना नुकसान हुआ, इनको देखा नहीं जा रहा है क्या? जो अपने देश को साबित करने में लगे हैं कि मोदी ने सरेंडर कर दिया, भारत ने सरेंडर कर दिया। राहुल गांधी कह रहे हैं कि ट्रंप के सामने मोदी ने सरेंडर कर दिया, जबकि विदेश मंत्रालय पहले कह चुका है कि सीज फायर में कोई तीसरा पक्ष नहीं था। अपने विदेश मंत्रालय पर इनको भरोसा नहीं है। ट्रंप जो इधर उधर बयान बदल रहे हैं, उन पर इनको भरोसा है। पाकिस्तान गिड़गिड़ाया और तब जाके सीज फायर हुआ, विदेश मंत्रालय क्लियर कर चुका, लेकिन इनको अपने देश पर भरोसा नहीं है। यही बात आज सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने कही। सीडीएस ने बताया कि पाकिस्तान भारत के खिलाफ 48 घंटे युद्ध लड़ने का सोच रहा था।
भारत ने ऐसा मारा, इतना मारा कि 8 घंटे में पाकिस्तान घुटने पर आ गया। पाकिस्तान घुटने पर आ गया, लेकिन राहुल गांधी को साबित करना है कि भारत सरेंडर कर रहा था। सीडीएस को सुनिए, फिर आपको बताता हूं कैसे खुद पाकिस्तान आज दुनिया के सामने मान रहा है खुफिया डॉक्यूमेंट्स में कि भारत ने मारा ज्यादा है, बताया कम है। लेकिन पहले सीडीएस को सुनिए। 10th of May at about 1 a.m. Its aim was to get down India to its knees in 48 hours. Multiple attacks were lost, and in some manner they have escalated this conflict, which we had actually hit only terrorist targets, but also into the military domain. From their perspective, it would have been rational in the sense they would have said that you use military means to hit these targets. But it was also rational on their part, operation which they thought they'll continue for 48 hours, folded up in about 8 hours. And on 10th, then they picked up the telephone and said they wanted to talk. And I think that the rationale behind this the realization coming in stemmed from two facts. That one is they must have assumed that if they continued this mode, they're likely to lose much more. आपने सुना, सीडीएस खुद कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने फोन किया था कि भाई सीज फायर कर लो, छोड़ दो हमको। पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा था। विदेश मंत्रालय कह रहा है, सीडीएस कह रहा है। इनको भरोसा नहीं है राहुल गांधी को। इनको साबित करना है कि भारत का विमान गिरा है, भारत ने सरेंडर किया है। कैसे नेता हैं बॉस। 2 दिन पहले ही सीडीएस ने पाकिस्तान से युद्ध में भारत को एरियल लॉस होने की बात मानी थी। तो यही कांग्रेस उनके बयान को लेकर मोदी सरकार से सवाल पूछ रही थी। नहीं देखो एरियल लॉस। अरे भैया, रूस का 41 विमान फोड़ दिया यूक्रेन ने। आपने वहां किसी को बोलते सुना है कि गिना बताओ कितना विमान फूटा है तुम्हारा। युद्ध लड़ने जा रहे हैं, एक आध विमान इधर से उधर हो गया, इनको बहुत आग लगी है। पाकिस्तान का इतना गिर गया, इनको फर्क नहीं पड़ रहा है। और आज जब सीडीएस खुद कह रहे हैं कि पाकिस्तान को ऐसा ठोका कि पाकिस्तान सीज फायर के लिए गिड़गिड़ाया, तो कांग्रेस ट्रंप के प्रेशर में सीज फायर की थ्योरी बेच रही है। गजब लेवल की इनकी पॉलिटिक्स है बॉस। मुझे समझ में नहीं आता कि राहुल गांधी के आसपास कोई तो होगा जिसको इत्तू सी समझ होगी कि पॉलिटिक्स नाम की चीज कैसे की जाती है, और उसमें भी देश हित बचाया जा सकता है। इतना ही नहीं, खुद पाकिस्तान चीख कर सीज फायर का सच बता रहा है। मोदी के एक्शन से पाकिस्तान को कितना भयंकर नुकसान हुआ, भारतीय सेना ने कैसे पाकिस्तान को ठोका, उसके रोज नए नए सबूत आ रहे हैं। अब तो यह भी खुलासा हुआ है कि पाकिस्तान को जितना नुकसान बताया जा रहा है उससे भी कहीं ज्यादा नुकसान हुआ है, और खुद पाकिस्तान ने यह बात मानी है। पाकिस्तान के एक आधिकारिक दस्तावेज में यह खुलासा हुआ है कि भारत ने पाकिस्तान के कई और ठिकानों को तबाह कर दिया है। इन ठिकानों की जानकारी अब तक सामने नहीं आई थी। सबसे पहले भारत ने 9 आतंकी ठिकानों पर हमला किया था, फिर 11 मिलिट्री बेस पर हमले करने की बात थी। अब नए दस्तावेज से पता चला है कि भारत ने पाकिस्तान के 7 और ठिकानों को भी तबाह किया था। यानी ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने ऐसा ठोका कि पाकिस्तान अभी तक भारत की स्ट्राइक की गिनती करने में लगा हुआ है। जिधर देखता उधर देखता, अरे भाई इधर भी खुदा हुआ है, उधर भी खुदा है, इधर भी खुदा है, सब भारत खोद के गया है। लेकिन राहुल गांधी को आग लगी है कि कैसे साबित कर दें कि भारत ने सरेंडर कर दिया। वो अभी तक नुकसान का असेसमेंट कर रहा है पाकिस्तान। यहां राहुल गांधी लगे पड़े हैं कि नहीं, अरे भारत डाउन हुआ यार मोदी के चक्कर। पाकिस्तान के नुकसान पर एक और बड़ी खबर आ गई है। ऑपरेशन सिंदूर पर सेना के सूत्रों से बड़ी खबर। पाकिस्तान को हुए नुकसान पर नया खुलासा हुआ है। भारत ने पाकिस्तान के 6 फाइटर जेट गिराए थे। भारत ने पाकिस्तान का C-130 एयरक्राफ्ट गिराया था। पाकिस्तान के कई क्रूज मिसाइल ढेर किए थे। पाकिस्तान के 10 से ज्यादा लड़ाकू ड्रोन भी गिराए थे। तो भारत लगातार अब जो चीजें निकल कर आ रही हैं, क्योंकि अब तो दुनिया में विक्टिम बनने का मौका जो है वो पाकिस्तान यूज भी कर ले तो फर्क नहीं, दुनिया को पता है क्या हुआ है नहीं हुआ है। तो अब धीरे धीरे चीजें खुल रही हैं। और आप याद कीजिए, हमने पाठशाला में आपको कहा था कि भारत ने जितना मारा है अभी उतना बताया नहीं है, और देखिए वही हो रहा है। अब बताया जा रहा है कि 6 और फाइटर जेट गिरे थे। C-130 फोड़ दिया था भारत ने। इनके जो ड्रोन थे वो फोड़ दिया था भारत ने। ये उसके अलावा है जो अभी तक आपको पता है। पाकिस्तान को इतना जबरदस्त नुकसान हुआ, फिर भी हमारे यहां कुछ लोग भारतीय सेना के नुकसान को ही गिना रहे हैं। ये लोग संसद का विशेष सत्र चाहते हैं जिससे ये ऑपरेशन सिंदूर पर राजनीति कर सके। शायद इंडी गठबंधन ने आज मीटिंग करके विशेष सत्र की मांग की। विशेष सत्र बुलाने के पीछे विपक्ष का तर्क क्या है भाई? कि सरकार जब पूरी दुनिया को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बता रही है तो फिर संसद में बताने में दिक्कत क्या है?
पाकिस्तान से सीज फायर में ट्रंप का रोल क्या है, इस पर सरकार को स्टैंड क्लियर करना चाहिए। पहलगाम हमले में ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद की सैन्य कार्रवाई और राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए। पाकिस्तान से डील करने के दौरान जो कमियां रहीं उस पर भी चर्चा होनी चाहिए। सुनिए विशेष सत्र की मांग को लेकर विपक्ष के सांसद क्या कह रहे हैं, एक बार सुनिए, फिर आपको बताऊंगा कि विशेष सत्र बुलाने की विपक्ष की मांग पर मोदी सरकार क्या करने जा रही है। पूरे घटनाक्रम पर सरकार अपनी बात रखे। पहलगाम आतंकी हमले से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक, ऑपरेशन सिंदूर से लेकर अमेरिका द्वारा सीज फायर की घोषणा तक, और उसके बाद भी जो क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं पाकिस्तान को दुनिया में अलग थलग करने के लिए, उसमें कितनी सफलता मिल रही है। सारी दुनिया को तो बता रहे हैं, लेकिन संसद को और संसद के माध्यम से हिंदुस्तान की जनता को अंधेरे में रखना चाहते हैं। हमें इस अवसर पर किन देशों से समर्थन मिला, एक देश भी खुलेआम हिंदुस्तान के समर्थन में नहीं आया, ये चिंता की बात है। हम डिप्लोमेटिक फ्रंट पर पूरी तरह असफल हो गए। विपक्ष कह रहा है कि पूरी दुनिया को बता रहे हैं, तो हमको क्यों नहीं बता सकते संसद का विशेष सत्र बुला। अरे भैया, दुनिया को वही बता रहे हैं जो डिफेंस में या अपने रक्षा मंत्रालय के लोगों ने, अपने सेना के लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया, ऑलरेडी बताया हुआ है भाई। दुनिया को कुछ अलग नहीं कहानी सुना रहे हैं, वही जो प्रेस कॉन्फ्रेंस दुनिया ने देखी है, भारत के लोगों ने देखी है, वही उधर बता रहे हैं। जो विदेश मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, वही सारी बातें वहां बता रहे हैं। आप देखना चाहिएगा, तब ना दिखेगा बॉस। और विशेष सत्र क्यों चाहिए? अभी तुरंत तो कुछ हो नहीं रहा, अभी मॉनसून सत्र आने ही वाला है, उसमें सुन लीजिएगा। इनको सेना की तारीफ करने के लिए विशेष सत्र चाहिए, लेकिन जो बातें बोल रहे हैं उसमें तारीफ दिख रही है आपको। विपक्ष का यह भी तर्क है कि संसद सत्र बुलाकर सेना के शौर्य का सम्मान करना चाहिए। आप सोचिए, विपक्ष के जो नेता ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठा रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर फेल था, किसी को जानना है कि कितने भारत के विमान गिरे। वो आप संसद सत्र में सेना के शौर्य का गुणगान करना चाहते हैं। पब्लिक को समझ में नहीं आता क्या चाहते हैं आप। विपक्ष लोकतंत्र की दुहाई देकर विशेष सत्र बुलाने का जोर डाल रहा है, लेकिन विपक्ष के तेवर बता रहे हैं कि सत्र बुलाने के पीछे उसकी मंशा कुछ और ही है। ऐसा लग रहा है कि विपक्ष का सारा जोर विशेष सत्र बुलाकर नरेंद्र मोदी को कोसने पर है, क्योंकि जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर पर पीएम मोदी की लोकप्रियता बढ़ी है, उससे विपक्ष जरूर तनाव में है। इसलिए आप देखिए कि पहलगाम हमले के बाद से ही इंडी गठबंधन के अलग अलग दल विशेष सत्र बुलाने की मांग कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही सीडीएस अनिल चौहान ने एक इंटरव्यू में पाकिस्तान के खिलाफ भारत को हुए एरियल लॉस का जिक्र किया, उसके बाद से विपक्ष ने विशेष सत्र बुलाने की मांग तेज कर दी। आज तक इंडी गठबंधन की कई पार्टियों ने एक साथ मीटिंग बुलाकर पीएम मोदी को लेटर लिख दिए। पर मैं तो एक बात ही नहीं समझ पा रहा, भारत का अगर एक विमान, दो विमान इधर से उधर हो भी गया, गिर भी गया, सारे पायलट सुरक्षित है, यह बताया जा चुका है। अगर इनको पता भी चल गया कि भारत के कितने विमान गिरे हैं, ये क्या करेंगे? मुझे यह नहीं समझ में आ रहा है। ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 होगा तो ये स्ट्रैटेजी बनाएंगे क्या सीडीएस के साथ बैठ के? अरे आप सत्ता में नहीं हो भाई, आप नहीं बनाओगे, जो है वही बनाएगा, और जैसे ठोका गया वैसे ही ठोका जाएगा। आपका क्या इंटरेस्ट है जानने में कि कितने विमान गिरे संसद में खड़े होकर? पाकिस्तान जानने के लिए उतावला हो तो समझ में आता है, आर्म्स लॉबी वाले जानने के लिए उतावले हो तो समझ में आता है, चाइना जानने के लिए उतावला हो तो समझ में आता है, क्योंकि उसको अपने हथियार जो है वो साबित करने की बहुत बढ़िया है। आपको जानकर क्या करना है? आप कमरे में बैठ के आपस में चर्चा कीजिए, वो समझ में आता है। संसद का विशेष सत्र बुला के उस पर चर्चा करने की क्या जरूरत है? आज इंडी गठबंधन की बैठक के बाद भी विपक्ष ने जिस तरह के तेवर दिखाए, उससे यही लग रहा है कि वो संसद का सत्र सिर्फ मोदी को कोसने के लिए बुलाना चाहते हैं। आप सुनिए विशेष सत्र बुलाने की मांग पर संजय राउत क्या कह रहे हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप से कहने से आप युद्ध विराम कर सकते हो, तो देश की जो मुख्य अपोजिशन पार्टी के कहने से आप स्पेशल सेशन क्यों नहीं बुला रहे हो? क्या हमको स्पेशल सेशन के लिए प्रेसिडेंट ट्रंप के पास जाना पड़ेगा? इंडी गठबंधन चाहता है कि जैसे ही मल्टी पार्टी डेलीगेशन विदेश से लौट आए, उसके तुरंत बाद ही मोदी सरकार को जून में ही स्पेशल सेशन बुला लेना चाहिए। हालांकि सूत्रों के मुताबिक सरकार विपक्ष की विशेष सत्र की मांग पर विचार नहीं कर रही। इसके पीछे का तर्क है कि जुलाई में मॉनसून सत्र होने ही वाला है,
ऐसे में विशेष सत्र की मांग का कोई मतलब नहीं है। मॉनसून सत्र के दौरान सरकार ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा कर सकती है या रक्षा मंत्री बयान दे सकते हैं। 16 पार्टियों का लेटर चमकाकर विपक्ष सरकार पर विशेष सत्र बुलाने का दबाव तो बना रहा है, लेकिन इस चक्कर में विपक्ष फंस भी गया, क्योंकि इंडी गठबंधन की बैठक में अंदर की दरार भी बाहर आ गई। इंडी गठबंधन की बैठक में शरद पवार शामिल ही नहीं हुए, ना ही इंडी गठबंधन के लेटर में उनकी पार्टी का साइन है। उनकी पार्टी पहले ही क्लियर कर चुकी है कि उनकी विशेष सत्र बुलाने की कोई मांग नहीं है। जब इंडी गठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में शरद पवार की गैर मौजूदगी पर सवाल उठे तो संजय राउत ने दावा किया कि शरद पवार उनके साथ हैं। इस लेटर में सभी फ्लोर लीडर्स के साइन है। सुप्रिया सुले अभी विदेश में। संजय राउत ने कहा कि वो मुंबई जाएंगे और शरद पवार से बात करेंगे। शरद पवार इंडी गठबंधन का एक मजबूत स्तंभ है। वो काफी सीनियर नेता है। शरद पवार ही ऐसे इकलौते नेता हैं जिनकी सब दलों में अच्छी पैठ है। वो कई बार इंडी गठबंधन में मतभेद में बीच बचाव कर चुके हैं। इसलिए शरद पवार का विशेष सत्र की मांग पर साथ न आना इंडी गठबंधन के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। शरद पवार के बाद इंडी गठबंधन को दूसरा झटका अरविंद केजरीवाल ने दे दिया। अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने पहले ही क्लियर कर दिया था कि वो अब किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं है। इसलिए अरविंद केजरीवाल की पार्टी इंडी गठबंधन की मीटिंग में शामिल ही नहीं हुई। विशेष सत्र की मांग पर अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने पीएम मोदी को अलग से चिट्ठी लिखी, लेकिन इनके साथ नहीं आए। आम आदमी पार्टी ने इंडी गठबंधन से तो दूरी बना ली, लेकिन मोदी विरोध में वो इंडी गठबंधन की ही राह पर चल रही। आज ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जब पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से सवाल किया गया तो उन्होंने पीएम मोदी पर विवादित बयान दे दिया। भगवंत मान ने बीजेपी के उस घर घर सिंदूर अभियान का जिक्र कर दिया जो बीजेपी ऑलरेडी कह चुकी है कि ऐसा कोई हम अभियान चला ही नहीं रहे। लेकिन भगवंत मान अभी भी उस पर अड़े हुए हैं, कह रहे हैं कि क्या ये कोई वन नेशन वन हस्बैंड वाली स्कीम है क्या। सुनिए कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। ਐ ਯਾਰ ਸੰਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਦੇ ਨਹੀਂ। ਸੰਦੂਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉੱਡਿਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਸੰਦੂਰ ਵੀ ਭੇਜਾਂਗੇ ਹਰ ਘਰ 'ਚ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਆਊਗਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਲਾ ਲੇਗਾ, ਫਿਰ ਕਹਿ ਦੇਗਾ ਵੀ ਆ ਲੈ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਸੰਦੂਰ ਲਗਾ। ਇੱਕ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਹਸਬੈਂਡ ਇਹ ਸਕੀਮ ਹੈ। बीजेपी क्लियर कर चुकी कि हम कोई सिंदूर घर घर नहीं पहुंचाने वाले। लेकिन सोचिए कैसी भाषा है कि मोदी क्या वन नेशन वन हस्बैंड चला रहे हैं। सीएम भगवंत मान बीजेपी के जिस घर घर सिंदूर अभियान का हवाला देकर पीएम मोदी पर भद्दा कमेंट कर रहे थे, उस अभियान को लेकर बीजेपी कुछ दिन पहले ऑलरेडी क्लियर कर चुकी है कि ऐसा कोई अभियान नहीं चलने वाला है, ये एक फेक न्यूज है। लेकिन सीएम भगवंत मान ने इसे लेकर सीधे सीधे प्रधानमंत्री पर घटिया कमेंट कर दिया। जबकि यही भगवंत मान जब प्रधानमंत्री से मिलने जाते हैं, भाई साहब उनके सामने लेट नहीं जाते हैं, यही बहुत बड़ी बात है। ऐसे झुक जाते हैं पीएम मोदी के सामने जैसे वो प्रधानमंत्री मोदी का कितना बहुत बड़ा सम्मान करते हो। ये तस्वीरें हाल ही के नीति आयोग की मीटिंग की हैं, जिसमें भगवंत मान पीएम मोदी के प्रति आदर दिखाने के लिए बाप रे बाप एकदम झुके चले जा रहे हैं। और जब वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस में पॉलिटिक्स करनी है तो कह रहे हैं मोदी क्या वन नेशन वन हस्बैंड चल रहा है क्या। इंडी गठबंधन को एक झटका तो शरद पवार और अरविंद केजरीवाल दे चुके, इसके अलावा झटका उनको उनके अपने ही नेता भी दे रहे हैं। पहले शशि थरूर ने पीएम मोदी की तारीफ की तो वो कांग्रेस नेताओं के निशाने पर आ गए। अब ऐसा ही कुछ सलमान खुर्शीद के साथ हुआ तो उनका दर्द बाहर आ गया। मल्टी पार्टी डेलीगेशन के साथ विदेश दौरे पर गए सलमान खुर्शीद ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि जब वो आतंकवाद के खिलाफ मिशन पर हैं, जब वो भारत का संदेश दुनिया तक पहुंचा रहे हैं, ऐसे वक्त में देश में लोग उनकी राजनीतिक निष्ठा पर सवाल उठा रहे हैं। यह बहुत दुखद है। सलमान खुर्शीद ने पूछा कि क्या देशभक्त होना इतना मुश्किल है क्या। यह कांग्रेस के लिए ही झटका है कि उनके ही वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद को अपनी पार्टी को यह समझाना पड़ रहा है कि देशभक्ति और राजनीति में फर्क करना सीखो। सलमान खुर्शीद ने हाल ही में 370 हटाने के पीएम मोदी के फैसले का समर्थन किया था। शायद इसी वजह से वो कांग्रेस नेताओं के निशाने पर है। कांग्रेस नेता राशिद अलवी ने तो इशारों में ऐसे नेताओं पर एक्शन की भी मांग कर दी। सुनिए जरा। जो लोग डेलीगेशंस में गए हैं वो भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो किसी पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई भी कांग्रेस का नेता बीजेपी की तारीफ करता है, कांग्रेस के मुकाबले में तारीफ करता है, और ऐसा हो रहा है, आपकी बात सही है, उनके खिलाफ कांग्रेस के अंदर कार्रवाई होनी चाहिए। और वो तमाम लोग कांग्रेस को कमज़ोर कर रहे हैं। घर को आग लग गई घर के चिराग से। हम अपने आप ही को, अपनी पार्टी को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं।
इन लोगों की दिक्कत यही है, इनको ये नहीं समझ में आ रहा कि कांग्रेस बर्बाद इसलिए नहीं हो रही कि कोई शशि थरूर मजबूती से भारत का पक्ष रख रहे हैं या सलमान खुर्शीद भारत की बात कर रहे हैं। वो इसलिए कमजोर हो रही है, नीचे से नीचे जा रही है, क्योंकि राहुल गांधी और उनके आसपास का इकोसिस्टम समझ नहीं पाता कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर इस देश का सेंटिमेंट क्या है। राहुल गांधी और उनके आसपास का इकोसिस्टम समझ नहीं पाता कि देश यह सुनना चाहता है कि पाकिस्तान को कितना मारा, उसके कितने प्लेन गिराए, उसके कितने एयरबेस फोड़े। देश का इंटरेस्ट इसमें नहीं है कि भारत के कितने विमान गिरे, क्योंकि देश जानता है कि हमारा सैनिक अगर युद्ध लड़ने जा रहा है और थोड़ा इधर उधर कुछ होगा तो दोनों तरफ हो सकता है। ऐसा नहीं होगा कि हर बार आप जाएंगे और आपका कुछ नुकसान होगा ही नहीं। फिल्म नहीं चल रहा, फिल्म में भी नहीं होता बॉस ऐसा। लेकिन ये राहुल गांधी और कांग्रेस को कौन समझाए कि देश क्या सोच रहा है इस वक्त। इधर शशि थरूर और सलमान खुर्शीद जैसे नेता अपनी ही पार्टी का विरोध झेल रहे हैं, उधर ऐसी खबर आ गई जिससे यह विरोध और बढ़ सकता है, क्योंकि पीएम मोदी डेलीगेशन का हिस्सा रहे नेताओं से अब मुलाकात करने वाले हैं। 9 या 10 जून को जब सब लोग विदेश से लौट आएंगे तो यह मुलाकात होगी। दुनिया भर के अलग अलग देशों में जो बातचीत हुई है उसके बारे में पीएम मोदी को बताया जाएगा। भारत ने 32 देशों में अपने 7 प्रतिनिधि दलों को भेजा है। अब आप सोचिए कि जब अलग अलग पार्टी के नेता लौटकर पीएम मोदी से मिलेंगे और भारत को मिले जबरदस्त सपोर्ट के बारे में बताएंगे, तो न चाहते हुए भी ये नेता अपनी ही पार्टी के नैरेटिव को खुद ध्वस्त करें, क्योंकि यहां तो विपक्ष यही मॉल बना रहा है कि पीएम मोदी की विदेश नीति फेल, कूटनीति फेल, ऑपरेशन सिंदूर फेल। उधर उनके ही नेता पीएम मोदी को रिपोर्ट देंगे कि देखिए क्या जबरदस्त रिस्पांस मिला है दुनिया में। लेकिन पाठशाला में यह चैप्टर देखने के बाद अब आपको यह भी देखना चाहिए कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। पाकिस्तान में एक और रहस्यमयी मौत हुई है। हाफिज सईद, मसूद अजहर का काल आ गया है क्या? जेल तोड़कर भागे कैदी, बलूचिस्तान में कैसे नया बवाल मच गया? पाकिस्तान के हाथ से मामला निकल गया है क्या? अब इसके बारे में आपको बताता हूं। जिस पाकिस्तान को लेकर भारत में नरेंद्र मोदी के खिलाफ इंडी गठबंधन राजनीति कर रहा है, उस पाकिस्तान का हाल नरेंद्र मोदी के राज में क्या हो गया है, यह दुनिया देख रही है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से पाकिस्तान की हालत इतनी खराब हो गई है कि पाकिस्तान में कैदी जेल तोड़कर भागे जा रहे हैं। एक के बाद एक बड़े बड़े आतंकवादी मारे जा रहे हैं। एक के बाद एक बलूचिस्तान के शहरों पर बीएलए का कब्जा होता चला जा रहा है। पाकिस्तान को इस वक्त चौतरफा मार पड़ रही है और यह मार रुकी नहीं है। पहले ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने 100 आतंकवादियों की कब्र खोद दी। इसके बाद लगातार पाकिस्तान में आतंकियों की मौत का सिलसिला जारी है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत के खिलाफ जहर उगलने वाला तीसरा आतंकवादी ढेर हो गया है और इस आतंकवादी की रहस्यमयी मौत के बाद हाफिज सईद और मसूद अजहर को बचाए रखना पाकिस्तान के लिए और मुश्किल हो गया है। इसके बारे में आगे आपको बताऊंगा। आप यह भी देखिए कि शहबाज शरीफ और असीम मुनीर के लिए बलूचिस्तान बचाना मुश्किल होता जा रहा है। बलूचिस्तान पहले ही अपनी आजादी की घोषणा कर चुका है, जिसके बाद असीम मुनीर और शहबाज बलूचिस्तान पहुंचे थे और भारत के खिलाफ जहर उगल रहे थे। तभी बीएलए ने बलूचिस्तान के एक और शहर पर कब्जे का ऐलान कर दिया। यानी आने वाले दिनों में पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े होने की स्क्रिप्ट तेजी से लिखी जा रही है। तबाह और बर्बाद पाकिस्तान का हाल यह हो चुका है कि कराची में भूकंप को कैदियों ने आपदा में अवसर बना दिया। 200 से ज्यादा कैदी दीवार तोड़कर फरार हो गए। इस जेल ब्रेक को पाकिस्तान के इतिहास का सबसे गंभीर जेल ब्रेक बताया जा रहा है। लोग कह रहे हैं कि जिनसे अपनी जेलों की सुरक्षा नहीं हो रही, वो भारत से क्या लड़ेगा। मतलब पाकिस्तान में गजब ही चल रहा है बॉस, जिसकी एक एक डिटेल आज आपको बताऊंगा। लेकिन पहले हो क्या रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से लगातार पाकिस्तान के आतंकियों पर कहर टूट रहा है। पहले भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में आतंकियों को मिट्टी में मिलाया, फिर अज्ञात हमलावरों ने कई आतंकियों को ढेर कर दिया और अब पाकिस्तान में भारत के एक और दुश्मन का काम तमाम हो गया। पाकिस्तान में जैश-ए मोहम्मद के कमांडर अब्दुल अजीज इसर की मौत हो गई। पाकिस्तान के उसी बहावलपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में उसकी लाश मिली, जहां जैश के हेडक्वार्टर को भारत ने उड़ा दिया था। उसकी मौत कैसे हुई यह अभी तक रहस्य बना हुआ है, लेकिन खबर यह आ रही है कि उसे भी उसी अज्ञात हमलावर ने टपकाया है जो चुन चुनकर भारत के दुश्मनों और आतंकियों को निपटा रहा है। यह उसकी तस्वीर है अब्दुल अजीज की। अब्दुल अजीज इसर भी भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल था। जैश-ए मोहम्मद के टॉप आतंकवादियों में उसका नाम था। वो कश्मीर में कई आतंकी हमलों का मास्टरमाइंड था। आतंकी अब्दुल अजीज कश्मीर में आतंकियों की भर्ती अभियान का चेहरा भी था। वो पाकिस्तान के युवाओं को कट्टरपंथी बनाने और भारत पर आतंकी हमले करने के लिए उकसाता था। यह कुख्यात आतंकी खुलेआम रैलियों में भारत के खिलाफ जहर उगलता था। उसने पिछले ही महीने
ऑपरेशन सिंदूर के बाद जैश की एक रैली में भी भारत को धमकियां दी थी और सीधे नरेंद्र मोदी को चैलेंज कर रहा था। सुनिए नरेंद्र मोदी को चैलेंज करने वाला कैसे आज ऊपर बैठा है। कह रहा था आखिर तक आवाज जानी चाहिए, आवाज ही बंद हो गई, खत्म ही हो गया मामला। ऑपरेशन सिंदूर से बौखलाया जैश का यह आतंकवादी भारत से कश्मीर छीन लेने की धमकी दे रहा था, लेकिन अज्ञात हमलावर ने उसकी जिंदगी ही छीन ली। पाकिस्तान में पिछले 2 साल में 18 आतंकवादियों को गुमनाम हमलावर मौत के घाट उतार चुके हैं और ऑपरेशन सिंदूर के बाद ही 3 आतंकवादियों की हत्या हो चुकी है। इससे पहले 18 मई को लश्कर तैयबा के नेपाल मॉड्यूल का हेड अबू सैफुल्लाह को अज्ञात हमलावरों ने उड़ा दिया था। इसके एक दिन बाद ही लश्कर तैयबा का एक और बड़ा आतंकवादी अब्दुल वाहिद कुंभो भी मारा गया। दोनों की ही पाकिस्तान के सिंध प्रांत में अज्ञात बंदूकधारियों ने गोली से भूनकर हत्या कर दी थी। पाकिस्तान में एक के बाद एक आतंकवादी मारे जा रहे हैं और अब किसी दिन हाफिज सईद और मसूद अजहर की रहस्यमयी मौत की खबर आ जाए तो कोई हैरानी की बात नहीं। आतंकवादियों की टारगेट किलिंग से पाकिस्तान में जबरदस्त हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान की सरकार और फौज दोनों ही आतंकवादियों पर दिल खोलकर प्यार लुटाती है, उनके जनाजे पर आंसू बहाती है। पाकिस्तानी हुकूमत, फौज और आतंकवादियों के बीच कितना गहरा रिश्ता है, इसकी एक तस्वीर 28 मई को सामने आई थी, जब एक रैली में स्टेज पर पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड सैफुल्लाह कसूरी और हाफिज सईद का बेटा तलहा सईद बैठा था और उनके ठीक बगल में पंजाब असेंबली का स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान बैठा हुआ था। इसी आतंकी रैली में सैफुल्लाह कसूरी ने नरेंद्र मोदी को भर भर के धमकियां दी थी, मारने की धमकी दी थी। अब पंजाब असेंबली के स्पीकर की सफाई आई है, जिसमें वो आतंकी सैफुल्लाह कसूरी का बचाव कर रहा है। कह रहा है कि लश्कर कमांडर सैफुल्लाह का पहलगाम अटैक में कोई हाथ नहीं था। अजीब मूर्ख आदमी है। सैफुल्लाह पर ऐसे ही इल्जाम लगा है। पहलगाम हमले के बाद इसी सैफुल्लाह के ऑर्गेनाइजेशन ने खुद ये बात मानी थी, खुद ये बात ओन की थी कि हमने पहलगाम हमला किया है। ये उसके खुद के संगठन ने कही थी। बाद में जब हंगामा बढ़ गया, ये लोग सोचे नहीं थे कि इतना भारत जो है वो ठोकने पे आ जाएगा, तो जब ये हो गया तब जाके इसने कहा कि नहीं, अच्छा एक बार नहीं 2 बार हुआ था। बाद में कहता है कि नहीं वो तो साइबर अटैक हो गया था, हैक हो गया था। हैक हो गया तो उसी दिन बताते हैक हो गया है। बाद में जब धुलाई का समय आया तब इसको याद आया कि हैक हो गया था। इधर पाकिस्तान की हुकूमत और फौज आतंकवादियों को बचाने में जुटी है। उधर कराची में जेल तोड़कर 200 से ज्यादा कैदी जेल से भाग गए। पूरी रात पाकिस्तान के पुलिस वाले कैदियों को पकड़ने के लिए इधर उधर भागते रहे। कैदियों को भागने का यह मौका भूकंप ने दिया। बताया जा रहा है कि कल रात कराची में भूकंप के कई झटके महसूस किए गए। भूकंप के झटकों की वजह से कराची की मलीर जेल में कैदियों को बैरक से बाहर निकाला गया था। भूकंप के झटकों की वजह से मलीर जेल की एक दीवार गिर गई। इसके बाद 1000 से ज्यादा कैदियों ने जेल का मेन गेट तोड़ दिया और जेल से 216 कैदी फरार हो गए। बताइए, कैदी नहीं संभल रहे इनसे। अच्छा, लोग ये भी सोच रहे होंगे कि पाकिस्तान में जेल में रखते किसको हैं, क्योंकि आतंकवादी तो वहां खुले बाहर घूम रहे हैं। तो जब आतंकवादी बाहर है तो जेल में कौन है? वो जो आतंकवादी नहीं बन पा रहा है, छोटा मोटा काम करता है, चोरी करना, डकैती करना, मर्डर करना, ये सब छोटा मोटा काम कर रहा है, उसको रखते हैं, या फिर इमरान खान जैसे नेता को रख देते हैं जेल में। आतंकवादी वहां मजे करता है। तो पाकिस्तान में कुछ बनना है तो आप ये भी बता दो, बड़े होके क्या बनोगे? मैं आतंकवादी बनूंगा, सेफ रहोगे। कराची में जेल ब्रेक के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। आप देखिए कि जेल से जब कैदी फरार हुए तो बाहर नेशनल हाईवे पर कैसे अफरा तफरी मच गई। सड़कों पर भागते कैदियों को पकड़ने के लिए पुलिस फायरिंग कर रही थी और जेल से निकलकर भागे कैदी नेशनल हाईवे पर दौड़ लगा रहे थे। ऐसे ही एक कैदी ने तो भागते भागते एक रिपोर्टर को इंटरव्यू भी दे दिया। भागते भागते इंटरव्यू दे रहा है। भाई, पाकिस्तान अलग लेवल का देश है। कैदी जेल से भागते भागते, सड़क पे भागते भागते इंटरव्यू दे रहा है। गजब ही है भाई। कराची की जेल से कुल 216 कैदी फरार हुए, जिनमें से सिर्फ 78 कैदियों को फिर से गिरफ्तार किया जा सका। इस दौरान फायरिंग में एक कैदी की मौत हो गई और 3 सुरक्षाकर्मी घायल हुए। जब फरार कैदियों को पकड़ने की जद्दोजहद से में पाकिस्तान की पुलिस जुटी थी, उस वक्त किस तरह का मंजर था, जरा वो भी देखिए। अब शहबाज शरीफ और स्वघोषित फील्ड मार्शल असीम मुनीर को समझ नहीं आ रहा कि वो पाकिस्तान को बचाने के लिए करें तो करें क्या। उनकी सबसे बड़ी टेंशन तो बलूचिस्तान बनता जा रहा है, जो पाकिस्तान से अपनी आजादी का ऐलान कर चुका है। शहबाज और असीम मुनीर पहले भारत की पिटाई से बचने के लिए विदेश में भागे भागे फिर रहे थे। अब पाकिस्तान को टूटने से बचाने के लिए बलूचिस्तान के चक्कर काट रहे हैं। दोनों ने 30 मई को क्वेटा का दौरा किया, जहां दोनों ने बलूचिस्तान की बदहाली के लिए भारत को जिम्मेदार ठहरा दिया और भारत के खिलाफ जमकर जहर उगला। असीम मुनीर ने कहा कि पाकिस्तानी सेना देश और बहादुर बलूच लोगों के समर्थन के साथ हर दुश्मन का सामना करेगी।
शहबाज शरीफ ने कहा कि भारत बलूचिस्तान में प्रॉक्सी वॉर चला रहा है, जिसकी वजह से बलूचिस्तान में शांति का माहौल नहीं बन पा रहा। इनका सारा काम जो इनसे नहीं हो रहा है वो भारत की वजह से नहीं हो रहा है। तो छोड़ो ना यार, तुम छोड़ के चले जाओ देश, हम संभाल लेंगे। शहबाज और मुनीर बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा की जमीन पर खड़े होकर भारत पर मनगढ़ंत आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि बलूचिस्तान की बाकी जमीन तो पाकिस्तान के पैरों तले से पहले ही खिसक रही है। बलूचिस्तान में बलूचों ने पाकिस्तानी सेना की कब्र खोद दी। आए दिन बलूचों के हमले में पाकिस्तानी फौजियों की मौत हो रही है। बलूच विद्रोही लगातार बलूचिस्तान के इलाकों पर कब्जे का दावा कर रहे हैं। जिस दिन असीम मुनीर और शहबाज शरीफ क्वेटा में थे, ठीक उसी दिन बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी बीएलए ने बलूचिस्तान के एक और शहर पर कब्जे का दावा कर दिया। बीएलए का दावा है कि अब बलूचिस्तान के सोराब शहर पर उसका नियंत्रण हो चुका है और पाकिस्तानी सेना और सरकारी अधिकारियों को शहर से भगा दिया गया। बीएलए ने बताया कि सोराब शहर के सभी महत्वपूर्ण स्थानों और राजमार्गों पर उसने कब्जा कर लिया है। सभी हाईवे, सरकारी दफ्तर, पुलिस स्टेशन, यहां तक कि बैंकों पर भी बीएलए ने नियंत्रण कर लिया है। ऑपरेशन के दौरान बीएलए के लड़ाकों ने सोराब शहर के असिस्टेंट कमिश्नर की हत्या कर दी। सोराब शहर में तैनात कई फौजी और पुलिसकर्मी बीएलए की हिरासत में हैं। बीएलए ने पुलिस स्टेशन और सुरक्षा चौकियों पर मौजूद हथियारों भी कब्जे में ले लिए हैं। बीएलए ने पाकिस्तान सेना के एक एजेंट को मारकर चेतावनी भी दी है कि अगर कोई पाकिस्तानी सेना का एजेंट है तो वो सरेंडर कर दे, वरना उसे भी मार दिया जाएगा। तो पाकिस्तान में तो सेना के लोग ही हलाल हो रहे हैं, लेकिन बकरीद आ रही है तो जानवरों को भी हलाल किया जाएगा। उस पर बड़ा बवाल हो गया। बकरीद पर कुर्बानी को लेकर बड़ा बवाल मच गया। सीएम योगी और बाबा बागेश्वर ने कैसे मामला टाइट कर दिया। राम मंदिर में एक और प्राण प्रतिष्ठा की भव्य तैयारी और उस पर वो ग्राउंड रिपोर्ट लाया हूं जो मन गदगद कर देगी। अब उसका चैप्टर शुरू कर रहा हूं। भाई, बात चाहे वक्फ की हो, चाहे मदरसों के सर्वे की हो, हर मौके पर मुसलमानों को भड़काने वाला एक ग्रुप एक्टिव हो जाता है। बात बात पर धार्मिक आजादी छीनने के आरोप लगते हैं। मुसलमानों से जुड़ी छोटी से छोटी बात को मुद्दा बनाकर भड़काने की कोशिश होती है। आप बकरीद को ही देखिए, इसी हफ्ते बकरीद का त्योहार है और बकरीद से पहले ही मुसलमानों को भड़काने की कोशिश तेज हो गई। बकरीद पर बकरों की कुर्बानी दी जाती है। जब इस पर नियम और कानून की बात की जाए तो मुसलमानों को भड़काने वाला गैंग एक्टिव हो जाता है। महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश तक इसी तरह से बकरीद पर कुर्बानी को लेकर बड़ा बवाल खड़ा हो गया। लेकिन यूपी में सीएम योगी ने एक लाइन में भड़काऊ गैंग को टाइट कर दिया। सीएम योगी ने ऐसा फैसला किया जिसके बाद भड़काने वाले खामोश हो गए। यह सब आपको बताऊंगा, लेकिन पहले देखिए बकरीद पर हो रहे बवाल की एक झलक। कुल मिलाकर बकरीद के बहाने माहौल बनाया जा रहा है कि भारत में मुसलमानों को उनके त्योहार तक नहीं सेलिब्रेट करने दिए जा रहे। यूपी में भी ऐसा ही माहौल बनाने की कोशिश की गई, लेकिन सीएम योगी ने भड़काऊ गैंग को खामोश कर दिया। सीएम योगी ने बकरीद के लिए निर्देश जारी कर दिया कि बकरीद पर गाय ऊंट की कुर्बानी नहीं होगी। भाई, बकरे की दो कुर्बानी, गाय ऊंट की क्यों देनी है? कहा गया बकरीद पर गाय ऊंट की कुर्बानी नहीं होगी, पहले से तय जगह पर ही कुर्बानी की जाएगी। प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी पर भी रोक रहेगी। माहौल बिगड़ने का इंतजार न किया जाए। पुलिस को सख्ती से एक्शन लेने की छूट दे दी गई। यानी सीएम योगी ने लाइन खींच दी है कि त्योहार मनाना है तो नियमों के दायरे में रहकर मनाइए। बकरा ईद है तो बकरी की कुर्बानी दीजिए बकरे की, लेकिन ऊंट, गाय, प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी नहीं चलेगी। त्योहार मनाने पर किसी तरह की रोक नहीं है, लेकिन बकरीद के नाम पर हंगामा और बवाल भी मंजूर नहीं है, यह क्लियर कर दिया गया। सीएम योगी ने कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए बकरीद के लिए निर्देश जारी किए हैं, क्योंकि 5 जून को गंगा दशहरा है, 7 जून को बकरीद और 24 जून को जगन्नाथ रथ यात्रा है। तीनों ही त्योहारों में कोई परेशानी न हो, इसके लिए पुलिस और प्रशासन को पहले से अलर्ट कर दिया गया है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बकरीद पर बकरों की कुर्बानी पर ही रोक की मांग कर रहे हैं। इनका तो कहना है कि हिंदुओं को होली पर ड्राई होली, वर्चुअल होली मनाने की सलाह दी जाती है। क्या बकरीद पर भी ऐसी सलाह दी जाएगी कि वर्चुअली तुम बकरा हलाल कर दो कंप्यूटर पे बैठ के? सुनिए एक बार लोग क्या कह रहे हैं। बकरीद के नाम पे अगर पशुओं का कटान होगा तो एक तरह से राष्ट्रद्रोह का मसला बनता है। और मुझे उम्मीद है कि जिस तरह मुस्लिम भाइयों ने पिछले वर्ष इको फ्रेंडली ईद मनाते हुए वहां केक का बकरा बनाकर काटा था, सांकेतिक रूप से अपना त्योहार को मनाएं और हम सब लोग उनके साथ हैं। होली जब होती है तभी हम लोग को फुकट के एडवाइस दिए जाते हैं कि ड्राई होली मनाओ, एनवायरनमेंट फ्रेंडली होली मनाओ। अभी बकरी ईद के टाइम क्यों बोलते नहीं कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली बकरी ईद करो, वर्चुअल बकरी काटो? तो जो नियम हिंदू त्योहारों को लगाया जाता है, फिर वही नियम अभी बकरी ईद के टाइम क्यों लगाया नहीं जाता है? तभी इनको बकरी काटने का परमिशन क्यों देना चाहिए?
बकरीद पर बकरों की वर्चुअल कुर्बानी और एनवायरमेंट फ्रेंडली बकरीद की बात भी कुछ लोग सुनना नहीं चाहते। ओवैसी की पार्टी के नेता हैं असीम वकार, जो कह रहे हैं कि जीव प्रेम और जीव हत्या का जिन्न सिर्फ बकरीद पर ही क्यों निकलता है। साल भर ये पशु प्रेमी कहां छुप जाते हैं। सुनिए असीम वकार को, फिर बताऊंगा कि बागेश्वर बाबा और शंकराचार्य ने बकरीद पर क्या कहा है। इधर कई साल से मैं एक बात देख रहा हूं कि भारत में इधर बकरीद आई और इधर बहुत से गैंग सक्रिय हो गए कि जीव हत्या पाप है, जीव हत्या पाप है, मुसलमान बर्बर है, मुसलमान क्रूर है, मुसलमान गोश्त खाता है और मुसलमान बेचारे सफाई देने लगते हैं। मैं सफाई देने नहीं आया हूं, मैं ये पूछने आया हूं कि सिर्फ बकरीद पर ही ये जीव हत्या और ये जीवों से प्रेम याद आता है आपको? बकरों से, मुर्गों से, बफेलों से, भेड़ों से इतना प्रेम आता है बकरीद के ऊपर आपको? ये पूरे साल आप कहाँ रहते हैं? आपका प्रेम कहाँ चला जाता है? हालांकि हिंदू धर्मगुरुओं का आरोप है कि बकरीद पर कुछ लोग जानबूझकर गायों की भी बलि देते हैं। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि सिर्फ हिंदुओं को चिढ़ाने के लिए कुछ लोग बकरीद पर गायों की हत्या कर देते हैं, जिससे हिंदुओं को काफी तकलीफ होती है। शंकराचार्य ने कहा कि बकरीद पर गाय की हत्या ना करो, यह ठीक नहीं होगा। सुनिए एक बार। गाय को अपनी माता कहने वाले हम हिंदू, सनातनी, वैदिक, परम धार्मिक लोग उपलब्ध हैं। वहाँ पर हमें चिढ़ाने के लिए कुछ मुस्लिम बंधुओं के द्वारा बकरीद के दिन गाय को भी, उसकी भी हत्या की जाती है। हम चाहेंगे कि कोई भी मुस्लिम इस अवसर पर अपने ईश्वर की प्रशंसा में अथवा अपने धर्म की परंपराओं का निर्वाह करने की दृष्टि से, मजहब का, उसकी परंपराओं का निर्वाह करने की दृष्टि से कम गौ माता की बलि देने का विचार त्याग दे। ये ठीक नहीं होगा। बकरीद पर इस सारे हंगामे की शुरुआत मुंबई से हुई थी। मुंबई के घाटकोपर इलाके में मैत्री कोऑपरेटिव सोसाइटी है। यहां बकरीद पर बकरा काटने को लेकर कुछ लोगों ने आपत्ति जताई। लोगों का कहना है कि बकरा काटने से सोसाइटी में गंदगी फैलती है, बकरा काटने के लिए कत्ल खाने हैं। जबकि मुस्लिम पक्ष का कहना है कि सोसाइटी में बीएमसी की देखरेख में कुर्बानी होती है। पिछले साल भी इसी सोसाइटी में बकरा काटने को लेकर हंगामा हुआ था और तब मामला कोर्ट तक गया था और तब कोर्ट ने सोसाइटी के अंदर बकरा काटने की परमिशन नहीं दी थी। हिंदू पक्ष का आरोप है कि कोर्ट के आदेश के बाद भी सोसाइटी के मैदान में कुर्बानी दी गई थी। बकरीद पर हो रहे बवाल पर बागेश्वर बाबा ने भी अपनी राय रखी है। बागेश्वर बाबा जो खुलकर हिंदुत्व की बात करते हैं और सनातन के लिए लगातार काम कर रहे हैं। बागेश्वर बाबा ने कहा कि जीव हत्या चाहे वो किसी भी धर्म, संस्कृति या मजहब में हो, उसकी निंदा करनी चाहिए। सुनिए बागेश्वर बाबा को। जीव हिंसा किसी भी संप्रदाय में, किसी भी कल्चर में, किसी भी संस्कृति में, किसी भी मजहब में है, निश्चित रूप से वो निंदनीय है। वो किसी भी प्रकार से हो, हम बलि प्रथा के पक्ष में नहीं हैं। इस प्रकार से हम बकरीद के भी पक्ष में नहीं हैं। हम किसी को अगर जीवित नहीं कर सकते हैं तो मारने का अधिकार भी किसी को भी नहीं है। भारत में जहां बकरीद को लेकर हंगामा हो रहा है, वहीं एक मुस्लिम देश ने हैरान करने वाला फैसला लिया है, जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। मोरक्को ने, जो एक मुस्लिम देश है, उसने बकरीद पर बकरे या जानवर की कुर्बानी पर रोक लगा दी है। अफ्रीकी देश मोरक्को की 99% आबादी मुसलमानों की है। मोरक्को के राजा के आदेश के बाद पूरे देश में छापेमारी चल रही है। मोरक्को ने सूखे और पशुओं की कम होती आबादी की वजह से यह फैसला लिया। मोरक्को के राजा ने कहा कि बकरीद का त्योहार इबादत और दान करके मनाइए। लेकिन बकरीद में कुर्बानी को लेकर हमारे यहां जो बवाल चल रहा है, उसे कम से कम यूपी में तो सीएम योगी ने शांत करा दिया। वैसे भी सीएम योगी का पूरा फोकस इस समय अयोध्या के राम मंदिर पर है। अयोध्या का राम मंदिर एक बार फिर चर्चा में। राम मंदिर में एक बार फिर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चल रहा है, जिसके लिए राम मंदिर को सजाया जा चुका है। रात के अंधेरे में राम मंदिर रोशनी में जगमगा रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि जब पिछले साल जनवरी में राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी, तो फिर दोबारा प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम क्यों हो रहा है। दरअसल पिछले साल राम मंदिर के गर्भगृह में विराजमान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, जिसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे। लेकिन इस बार प्राण प्रतिष्ठा राम मंदिर परिसर में बने दूसरे मंदिरों में स्थापित होने वाली मूर्तियों की हो रही है, जिसके लिए 3 दिन तक यानी 5 जून तक चलने वाला अनुष्ठान आज शुरू हो चुका है। 5 जून को सुबह 11:25 से 11:40 के बीच राम दरबार में स्थापित होने वाली मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा होगी। अभिजीत मुहूर्त का ये 15 मिनट ही प्राण प्रतिष्ठा के लिए सबसे खास है। पिछले साल 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा भी इसी शुभ मुहूर्त में हुई थी। पुराणों के मुताबिक इसी अभिजीत मुहूर्त में भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। राम मंदिर के लिए भूमि पूजन भी अभिजीत मुहूर्त में किया गया था
और अब राम दरबार के साथ ही राम मंदिर परिसर में बने 7 दूसरे मंदिरों में भी मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा भी इसी अभिजीत मुहूर्त में की जाएगी। 7 जून को होने वाली प्राण प्रतिष्ठा से पहले राम मंदिर में 35 से ज्यादा धार्मिक अनुष्ठान होंगे। इस दौरान 101 वेद पाठी ब्राह्मण 1975 मंत्रों से यज्ञ में आहुति देंगे और इसकी शुरुआत आज हो भी चुकी है। राम मंदिर में मंत्रोच्चारण की गूंज सुनाई दे रही है, जरा सुनिए एक बार। राम मंदिर में शुरू हुए इस महाआयोजन से पहले भव्य कलश यात्रा भी निकाली गई। इस यात्रा में शामिल 351 महिलाएं सरयू तट से कलश में जल भरकर प्रभु राम के जयकारे लगाती हुई राम मंदिर के लिए निकली। कलश यात्रा पर ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी की एक रिपोर्ट देखी। बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं आपके पास लाइसेंस भी हो सकता है, लेकिन दिमाग ठंडा रखना और यह समझना कि गाड़ी तो जिंदा नहीं है, लेकिन जिसको आप मारते हैं वो हाड़ मांस का इंसान है। किसी का बाप, किसी का भाई, किसी की बहन, कुछ भी हो सकता है। उसको ज्यादा, उसकी जिंदगी को ज्यादा वैल्यू दीजिए।